अस्सलाम वालेकुम। कैफ 1 लेक्चर 9 स्टार्ट करते हैं। खामोश हो जाएं और सेटल डाउन हो जाएं प्लीज। 2 क्वेश्चंस थे आपके होमवर्क में, क्वेश्चन नंबर 9 का बी और अकमल ब्रदर क्वेश्चन नंबर 10 पास पेपर का, दोनों किए। कितने बच्चों ने दोनों सवाल किए हैं? आज मैं भूल गया नाका लगाना। होमवर्क दिया तुम? हाथ क्यों नहीं खड़ा किया? नहीं, पहले हाथ खड़ा करो, दोनों हाथ ऊपर कर लो, खड़े रखो। हाँ, ये हाथ नहीं खड़ा कर रहा था जी, मैंने पूछा था। हाथ ऊपर करो बस, इतना तुम्हारा है कि अच्छा जी, नहीं बेटा कर लो नीचे। अच्छा जी सुने, पहले ये सवाल करते हैं। आपको 3 एक्सचेंज के सिनेरियोज, 3 सिनेरियोज बताए थे जिसमें एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन हो तो कॉस्ट ऑफ न्यू डिटरमिन करने के लिए हमारे सामने आ सकते हैं। तीनों में से कोई एक आ सकता है। और मैंने कहा था नॉर्मली आई कैप नंबर 1 के ऊपर जाता है जरा, क्योंकि उसमें गलती के चांसेस ज्यादा होते हैं। लेकिन पिछली क्लास में तजर्बा ये हुआ, प्लीज बेटा चुप कर दें, कि नॉर्मल वाला जो होता है कि अगर फेयर वैल्यू ऑफ न्यू ही गिवन हो तो वही कॉस्ट होती है। ये बच्चे भूल गए थे मुश्किल वाला समझने के बाद, तो मुश्किल वाला समझने के बाद आसान वाली बात भूल नहीं जानी, ठीक है। अच्छा चलें, ये क्वेश्चन पहले करते हैं। आईकेप ने तो रिक्वायर किया हुआ है कंप्यूट गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल, जो मैंने कहा था आप किसी भी तरह से निकाल सकते हैं, प्लस माइनस कर दें, कैलकुलेशन करके जो भी करें, ठीक है। लेकिन मैंने रिक्वायरमेंट को बदल के कर दिया था कि जर्नल एंट्रीज पास करनी है आपने, ठीक है। तो मैं जर्नल एंट्रीज आपके साथ पास करता हूं इन तीनों ट्रांजेक्शन्स की। एसेट गिवन अप ओल्ड है और एसेट रिसीव्ड ये न्यू, ठीक है जी। अब पहले इतनी एंट्री लिख लें अगर हम, तो कोई मसला नहीं है। जैसे सिंपल डिस्पोजल हो तो हम पहले एक्यूमुलेशन डेबिट, कैश डेबिट, एसेट क्रेडिट लिख लेते हैं। ऐसे ही एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन में भी एक्यूमुलेशन डेबिट, एसेट डेबिट न्यू की कॉस्ट से और एसेट क्रेडिट ओल्ड की कॉस्ट से, ये पहले लिख लिया करें, ठीक है ना। अब मैंने कैश इसलिए नहीं लिखा पहले ही क्योंकि एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन में सिर्फ कैश आता नहीं है, आ भी सकता है, जा भी सकता है, ये बताया था आपको, ठीक है ना। इसलिए 2 स्टेप्स मैंने मिस कर दिए फिलहाल, बाकी ये 3 स्टेप्स तो लिख सकते हैं, ठीक है। बहरहाल अगर ऐसे ना करना चाहें तो आप स्टेप वाइज भी चल सकते हैं, कोई मसला नहीं, जैसे आप कंफर्टेबल हैं वैसे करें, ठीक है। ट्रांजैक्शन 1, सबसे पहले पुराने एसेट की कॉस्ट को एसेट अकाउंट में से क्रेडिट करना है। कितनी है जी कॉस्ट? 10.3। 10.3 एसेट अकाउंट में से हमने क्रेडिट कर दिया, डन। स्टेप 2 में इस जाने वाले एसेट की एक्यूमुलेशन को डेबिट करते थे। अब सवाल के अंदर उसने हमें कॉस्ट दी हुई है और बुक वैल्यू दी हुई है। कॉस्ट और बुक वैल्यू का अगर डिफरेंस लेंगे तो वो हमारी एक्यूमुलेटेड ऑप्शन आ जाएगी। तो 10.3 माइनस 6.4, 10.3 माइनस 6.4, 3 पॉइंट, ये 3.9 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ गई पुराने एसेट। स्टेप 3, वी विल रिकॉर्ड कैश। अब सवाल के अंदर उसने लिखा हुआ है कैश रिसीव होगा तो मैंने पॉजिटिव में लिखा हुआ है और कैश पेड होगा तो मैंने नेगेटिव में लिखा हुआ है। ये कोई इसके पीछे साइंस कोई नहीं थी आपको जी, ये पॉजिटिव वाला क्यों है रिसीव्ड और नेगेटिव, बस उसने लिख दिया। वो ऐसे भी लिख सकता था, कैश रिसीव्ड नेगेटिव साइन के साथ मैंने लिखा हुआ है और कैश पेड पॉजिटिव, वो बस उसने डिनोट करना तो उसने कर दिया, ठीक है। इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं आपने ढूंढने लगे ना, सिंपल सी बात है। तो पहली ट्रांजेक्शन के अंदर कैश रिसीव हो रहा है या पे हो रहा है? यानी पहली ट्रांजैक्शन के अंदर वो नॉर्मेलिटी आ गई जो मैंने कहा था 99% ट्रांजैक्शन में नहीं आती, ठीक है। तो एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन है, जरूरी नहीं है कि कैश पे ही करें। अगर हमारा एसेट जो हमने दिया है वो ज्यादा अच्छा है, जो नया एसेट लिया उससे उससे ज्यादा अच्छा एसेट हमने दे दिया है, तो हो सकता है कुछ कैश हम रिसीव भी कर रहे हो, ठीक है। एक बंदा जो है वो करोला दे के मेहरान ले ले तो मेहरान वाला कुछ पैसे भी देगा उसको साथ। जरूरी तो नहीं है कि एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन के अंदर आपने जो अपना एसेट देकर नया एसेट लिया तो पैसे देने ही पड़े। तो इस ट्रांजैक्शन के अंदर भी कैश क्या हो रहा है? रिसीव या पे? रिसीव। तो कैश रिसीव हो रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट करेंगे या क्रेडिट? तो ये देखो फिर मैंने कैश की इसीलिए जगह छोड़ी हुई थी। तो कैश कितना पे किया? 1.1, ठीक है जी। अच्छा, अब रह क्या गया? न्यू एसेट की कॉस्ट।
हमारे सवाल के अंदर उसने एस्टिमेटेड फेयर वैल्यूज दोनों की दी हुई हैं, लेकिन ये क्या है, अंदाजे हैं। ये वो अंदाजा है जैसे ये भाई साहब बैठे, क्या नाम है, जैन सर। जैन सर जो बैठे हैं, ये जैन सर कैलकुलेटर, ये कैलकुलेटर ऊपर करो ऐसे। ये भाई साहब कह रहे हैं मेरे इस कैलकुलेटर की कीमत 20,000 रुपए है मेरे नजर में, फेयर वैल्यू है इसकी। हम कह रहे हैं भाई इसका कोई एविडेंस है? अगर ये कहे हाँ है, तो इसका मतलब ये वाकई फेयर वैल्यू इसने मार्केट से लगवाई है। और अगर ये कहे नहीं नहीं ये तो मेरा सिर्फ अंदाजा ही था, तो क्या मैं इसको फेयर वैल्यू कह दूंगा? मैं कहूंगा भाई ये तुम्हारे ख्वाब ही है, तुम्हारे हिसाब से ठीक है, माना अकाउंटेंट हो, तुम्हें कैलकुलेटर की बड़ी कीमत है, तुम्हारी इस कैलकुलेटर के साथ जो है वो तुम्हारा हाथ भी इस पे बहुत चलता है, बड़ी कीमत है तुम्हारे हिसाब से इसकी, लेकिन मार्केट के अंदर तो ये 200 रुपए में भी कोई नहीं लेगा। बात समझ रहे हो ना? ठीक है, तो इसी तरह से इन्होंने एस्टिमेटेड फेयर वैल्यू दी हुई है। अब नीचे जाके इसने बताया बुलेट 1, इन केस ऑफ ट्रांजैक्शन 1 फेयर वैल्यू ऑफ बोथ एसेट्स आर रिलायबली मेजरेबल। मतलब जो वो एस्टिमेट लगा हुआ है वो रिलायबल एस्टिमेट है, उसको हम कोरोबोरेट कर सकते हैं, उसका एविडेंस है, मतलब वो फेयर वैल्यू है। तो ये हमने कहा था कि फेयर वैल्यू ऑफ बोथ इज गिवन। तो मैंने आपको कल पढ़ाया था अगर फेयर वैल्यू ऑफ बोथ एसेट्स गिवन हो तो हम फेयर वैल्यू ऑफ न्यू को इग्नोर कर देते हैं और फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड में प्लस माइनस कैश करते हैं। रूल भी लिखा था, ये देखो, ये रूल लिखा था, इफ फेयर वैल्यू ऑफ बोथ ओल्ड एंड न्यू आर गिवन देन कॉस्ट ऑफ न्यू क्या होती है जी, फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड प्लस माइनस कैश। ठीक है, अच्छा जी, तो ये कल वाला याद है, ये 3 एग्जांपल्स जो कल हमने की थी। ठीक है, अच्छा जी, अब हमारे इस ट्रांजैक्शन 1 के अंदर क्या सिनेरियो बन गया जी कि फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड भी गिवन है और न्यू भी गिवन है। अगर दोनों ही गिवन है तो हम किसको लेंगे, ओल्ड को। ओल्ड की फेयर वैल्यू है 8.5। अच्छा, अब अगली बात, कैश पेड होगा तो मैंने कहा था प्लस करना, लेकिन अगर कैश रिसीव हो रहा है, जरा लॉजिकली भी सोचो ना, आपने इस नए एसेट को पाने के लिए क्या खोया, क्या खोया, खोया खाने वाला क्यों सोचते हो बार बार, क्यों सोचते हो ये, क्यों नहीं अकाउंटिंग में रहते हो, क्यों, क्या मसला क्या आप लोगों के साथ जी? आपने नया एसेट पाने के लिए क्या खोया, एक 8.5 मिलियन का एसेट फेयर वैल्यू थी, और दूसरा कैश भी खो दिया। नहीं, ये कैश तो रिसीव कर रहे हैं, तो इसलिए लॉजिकली सोचो ना कि फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड प्लस कैश नहीं कर लेना। आपने 8.5 का एसेट तो खोया है, लेकिन ये कैश आपने पे नहीं किया कि आप कहो कि जी मैंने 8.5 का एसेट भी दिया और कैश भी दिया है। ये कैश दिया नहीं है, कैश रिसीव हो रहा है। इसलिए ये दोनों ही चीजें अब नॉर्मल, पहली ट्रांजैक्शन के अंदर दोनों चीजें गड़बड़ हो गई थी। ठीक है ना? बहरहाल उम्मीद है बच्चों ने सही कर लिया होगा। 8.5 फेयर वैल्यू ऑफ नहीं, एग्जामिनर को ये बताना है ना लिख के जरा कैसे हमने निकाला। ठीक है ना? तो फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड माइनस कैश रिसीव 1.1 जी, कितना आ गया 7.4। कितने बच्चों ने ये 7.4 निकाल नहीं लिया था? अच्छा, कितने बच्चों ने निकाल लिया था? तो जिन्होंने दोनों हाथ नहीं खड़ा किया वो कौन लोग हैं जी, बता दें जी। गेन है लॉस है? क्रेडिट साइड पे बैलेंसिंग फिगर आ रही है, डेबिट पे, क्रेडिट पे कितना 2.1 मिलियन का गेन आ गया। ठीक है जी, सेकंड ट्रांजैक्शन, फिर कॉस्ट ऑफ ओल्ड कितनी है जी, कॉस्ट ऑफ ओल्ड 12.4 एसेट अकाउंट में से क्रेडिट कर दो। इसकी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकालनी है तो 12.4 माइनस 7.3 करो, बुक वैल्यू 12.4 माइनस 7.3, ये बुक वैल्यू आ जाएगी ना। व्हाइट कपड़ों वाले भाई समझ आ रहा है जी? लेकिन ये लिख के बता देंगे ना एग्जामिनर को कितने कैसे निकाला जी हमने ये 12.4 माइनस 7.3, बुक वैल्यू कितनी आ गई 5.1। स्टेप 3, वी विल रिकॉर्ड कैश। अब कैश रिसीवा है या पेया है? कैश पे कर रहे हैं, कैश का अकाउंट 2.1 से क्रेडिट हो जाएगा, तो इसीलिए मैंने दोनों की जगह ही छोड़ी हुई थी जी। कितना 2.1। नेक्स्ट, अगेन एस्टिमेटेड फिगर दोनों की दे दी उसने फेयर वैल्यू की, लेकिन नीचे जाके कहता है कि फेयर वैल्यू ऑफ ओनली एसेट रिसीव्ड यानी न्यू इज क्लियरली मोर एविडेंट, यानी कि पुराने की फेयर वैल्यू वही फेयर वैल्यू है जो ये भाई जैन सर बता रहे थे। ठीक है ना? तो मेरे हिसाब से इतनी बैठे रहो, सोचते रहो, तुम्हारे हिसाब से तुम्हारे एसेट की जो फेयर वैल्यू है, क्या उसको तुम कोरोबोरेट कर सकते हो? क्या उसका एविडेंस है, मार्केट से लगवाया है, प्रूव कर सकते हो? नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरा अंदाजा है, एस्टीमेट है। फ्रेंड ने कहा एस्टीमेट को आग में डालो, फिर इसका मतलब यह है कि आपको ओल्ड की फेयर वैल्यू गिवन ही नहीं है। तो ये दूसरा सिनेरियो बन गया हमारा, जिसके अंदर फेयर वैल्यू ऑफ ओनली न्यू इज गिवन। अगर फेयर वैल्यू ऑफ ओनली न्यू इज गिवन है तो वही उसकी कॉस्ट है, वही, ये सिंपल वाला सिनेरियो था जो हमेशा से आप देखते आए हैं।
ठीक है, और ज्यादातर देखने को मिलता है क्या कि ये एसेट इतने प्राइस टैग लगी हुई थी, ये नया एसेट हम एक्सचेंज करने गए जी, पुराना एसेट दिया, नया एसेट लिया, नया एसेट के ऊपर इतने रुपए की फेयर वैल्यू लगी हुई थी, बस सवाल चुप हो गया, पुराने की फेयर वैल्यू नहीं है तो यही उसकी कॉस्ट है, सिंपल। तो अगर फेयर वैल्यू ऑफ ओनली न्यू इज गिवन, देन कॉस्ट ऑफ न्यू क्या होगी, फेयर वैल्यू ऑफ न्यू। किया था ना ये कल। इसका मतलब ये हुआ कि कोई रेड ब्रैकेट नहीं लगेगी और 9 जो है वही कॉस्ट ऑफ न्यू बन जाएगी। ठीक है जी, ले भाई स्टेप 5 जो नीचे चला गया ना स्टेप 4 से जी, बैलेंसिंग फिगर किस तरफ आ रही, डेबिट कितना 0.4 लॉस आ गया। ओके, लास्ट सारा कुछ वैसे ही। अच्छा देखो, अकाउंटिंग है, बच्चे की बात भी करते चले ना, किसी बच्चे ने ये नहीं सही निकाला तो उसका असर क्या होगा कि प्रॉफिट एंड लॉस वाली फिगर भी सही नहीं निकलेगी। लेकिन क्या ये मिसाल के तौर पे 2 नंबर की ट्रांजैक्शन थी तो क्या कुछ भी नहीं मिलेगा, भाई ये एसेट तो सही क्रेडिट किया होगा उसने, तुमने से तो सही डेबिट किया होगा उसने, ये कैश तो क्रेडिट सही किया होगा, तो 2 नंबर में से 1.5 नंबर फिर भी मिलेगा, 2.5 नंबर की ट्रांजैक्शन होगी तो 1.5 नंबर फिर भी। अकाउंटिंग के अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए जो समझ में आए वो लाजमी करना है, कुछ ना कुछ कर देना है, गलत करने पे नंबर नहीं कटते हैं, और उम्मीद है आप जो कुछ ना कुछ कर रहे होंगे वो आपको काफी सारे मार्क्स दे जाएगा, पता होता है आपको, सिर्फ डर की वजह से आप करते नहीं है। सही पूरा सही करना पास होने के लिए जरूरी नहीं है, जो समझ में आए वो कर दो, हाथ पांव मारते रहना है, ठीक है, कॉन्फिडेंस के साथ, डरना वरना नहीं है, ठीक है जी। अच्छा, थर्ड ट्रांजेक्शन, एसेट अकाउंट में से जाने वाले एसेट की कॉस्ट क्रेडिट करो 14.5, इसकी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगी, 14.5 माइनस 3.4, पहले ये तो लिख दूं 14.5 माइनस 3.4 11.1, कैश है ही कोई नहीं, कैश है ही कोई नहीं। अब अगली बात, फेयर वैल्यूज एस्टीमेट दे दिए उसने दोनों के, लेकिन बुलेट 3 में जाके कहता है दोनों की फेयर वैल्यू रिलायबली मेजरेबल, इसका मतलब फिर दोनों की फेयर वैल्यू ना हुई ना, तो फिर आखिरी हरबा क्या था, अगर फेयर वैल्यू ऑफ बोथ इज नॉट गिवन, कल वाला सवाल सामने आएगा, अगर फेयर वैल्यू ऑफ बोथ एसेट्स इज नॉट गिवन देन बुक वैल्यू ऑफ ओल्ड तो है ना हमारे पास, बुक वैल्यू ऑफ ओल्ड प्लस कैश पेड माइनस कैश रिसीव, ठीक है। तो बुक वैल्यू सवाल में गिवन है जी, बुक वैल्यू कितनी है, ये बुक वैल्यू तो है 3.4, तो 3.4 प्लस कैश पे किया है या माइनस कैश रिसीव किया है, कुछ भी नहीं हुआ, तो प्लस ये मैंने लिख इसलिए दिया है ताकि आपको ये याद रहे कि मैंने बुक वैल्यू प्लस माइनस कैश किया, ठीक है जी। अगर कैश होता तो यहाँ पे लिख लेते, अच्छा कैश होता भी तो गेन लॉस नहीं आना था, कल वाले सवाल में कैश था ना, मसला ये है कि जब कैश नहीं आना है तो कैश की एंट्री भी तो इसी जर्नल एंट्री में होनी है, तो वो बैलेंस ही हो जाना होता है, इसलिए गेन लॉस इसमें नहीं आएगा। 3.4, दिस ट्रांजेक्शन लैक्स कमर्शियल सब्सटेंस, किसी एक पार्टी को नफा या नुकसान नहीं हुआ, जहां पे थे वहीं पे खड़े हैं, एसेट देने वाला और एसेट लेने वाला दोनों के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। जी, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। तो मतलब दोनों की फेयर वैल्यू अवेलेबल नहीं है, यही कहेंगे ना, तो फिर बस बुक वैल्यू ऑफ ओल्ड को पकड़ लो, कैश पे किया तो उसमें ऐड कर दो, रिसीव किया तो माइनस कर दो, बुक वैल्यू ऑफ ओल्ड प्लस माइनस कैश। नहीं समझ आया? ठीक है जी, माशाल्लाह बच्चे अभी तक हाइब्रिड 2 में आ रहे हैं, हाइब्रिड बॉयज में, माशाल्लाह माशाल्लाह, जबरदस्त माशाल्लाह, आप लोगों का जो लेवल है ना सीरियसनेस का, कमाल है कमाल। जी बच्चों, एक छोटी सी एग्जांपल आपके सामने है, एक एसेट है मेरे पास, कॉस्ट है उसकी 150, अक्यूमुलेशन है उसकी डेट ऑफ सेल पर 70, और हमने उसको 100 रुपए का बेचा है, और डिस्पोजल कॉस्ट उस पर हमने इनकर की है 5। ये डिस्पोजल कॉस्ट होती क्या है, पहले तो इसकी बात कर लें। पिछली क्लास में हाँ एग्जांपल दी थी कि मिसाल के तौर पे हम ये एसी बेचना चाहते हैं और हम बरकत मार्केट में बेचने जा रहे हैं, किसी ने हमें कहा कि अगर ये बरकत मार्केट में बेचोगे तो 50,000 का बिकना है, और अगर यही एसी आप ठोकर ले जाकर बेचोगे तो वहां पे वो 60,000 का बिक जाएगा, मार्केट है वहां पे मिसाल के तौर पे सेकंड हैंड एसी। तो फिर क्या करोगे आप, यहीं बरकत मार्केट में बेच दोगे या फिर ठोकर ले जाकर बेचोगे, थोड़ा दूर है ना, ठीक है, ऑनलाइन वाले बच्चों ये ठोकर यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है, ठीक है, इतना ही होगा।
अच्छा भाई, आबिद मार्केट में जा रहे हैं, ठीक है। फिलहाल मैं ठोकर न्याज बेग जा रहा हूँ, तुम आबिद मार्केट चल पड़े। अच्छा आप सुनो, हम 50 की बजाय 60 में बेचना चाहेंगे, लेकिन एक मसला आएगा, वहां पर ले जाने के लिए रिक्शे वाले को 2000 रुपया भी पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 2000 रुपया रिक्शे वाले को हमने पे किया, ये डिस्पोज करने के लिए कॉस्ट इनकर की ना, एसिड की डिस्पोजल कॉस्ट ये कहलाएगी नहीं कहलाएगी, एसिड को बेचने के लिए ये कॉस्ट इनकर की, ठीक है। या मिसाल के तौर पे मैंने ये एसी यहाँ से बेचने के लिए उतारना है, तो इलेक्ट्रीशियन ने आके मुझसे 1000 रुपया ले लिया, तो भी क्या है, कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल। या मिसाल के तौर पे हम जब एसी बेचने गए तो वहां पे एक बंदा खड़ा, उसने कहा यहाँ पे आपका ये एसी 55,000 का बिकेगा, लेकिन अगर मैं आपको बेच के दूं, मेरे थ्रू बेचो तो 60,000 का बेच दूंगा, लेकिन 1000 मेरा। तो ये 1000 उसने कमीशन मांगा है, ये भी क्या है, डिस्पोजल। तो डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। बहरहाल इस टॉपिक की हद तक वो नाम नहीं लिखता डिस्पोजल कॉस्ट का, नॉर्मली वो डिस्पोजल कॉस्ट ही लिख देता है, जैसे हमारे सवाल में लिखा हुआ था, आपने घर पे जो किया, कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल इज 5000, ठीक है ना, तो सही है। तो ये डिस्पोजल कॉस्ट क्या है, एसिड को बेचने के लिए अगर हमने कोई कॉस्ट इनकर की, ठीक है। अब एंट्रीज करते हैं, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, डेबिट, कैश डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस में बैलेंसिंग फिगर जाती है, वो देख लेते हैं। एसिड की कॉस्ट कितनी है, एसेट अकाउंट में से 150 क्रेडिट करेंगे, भाई अभी बाद में नोट करना, अभी सिर्फ देखो प्लीज, ये एग्जांपल है। एसेट अकाउंट में से एसेट की कॉस्ट कितनी क्रेडिट करेंगे, 150, और अक्यूमुलेटेड एक्शन मैंने कहा डेट ऑफ सेल की मैंने निकाल के दी हुई है, कितनी, 70। कैश कितना रिसीव किया, 100, बताओ गेन आया लॉस आया, अभी मैंने उसकी बात की है, 20 रुपए का गेन आ रहा है लॉस वालों, पता नहीं क्या बेहोश लोग अपनी तो टार्जन बनते हैं जबानी जी। 20 रुपए का क्या आ गया हमें, गेन, गेन ही आ रहा है, देख लो तसल्ली कर लो, गेन ही है ना, परेशान लग रहे हो, मुश्किल ट्रांजेक्शन कर दी मैंने, बड़ी सिंपल सी ट्रांजेक्शन, एक मैंने पिछली क्लास में एग्जांपल लिखी है, बस वही ट्रांजेक्शन है, कोई मसला इसमें। अच्छा, अब डिस्पोजल कॉस्ट एक एक्सपेंस है, एक खर्चा है, जैसे कोई भी एक्सपेंस की आप एंट्री करते हो, डिस्पोजल कॉस्ट की एंट्री है, मैंने एक्सपेंस समझाने के लिए साथ लिख दिया, डिस्पोजल कॉस्ट एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, खर्चा किया ना, तो बोलो, तो कोई भी खर्चा करें तो उसकी एंट्री क्या होती है, वो खर्चा डेबिट और कैश क्रेडिट। अब अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस के एक्सट्रैक्ट्स बनाऊं, तो मुझे नजर आएगा गेन ऑन डिस्पोजल 20 रुपए, और उसी प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर डिस्पोजल कॉस्ट नजर आएगी 5 रुपए, ठीक है, कोई मसला इसमें, बोलो। ये आई कैप ये ट्रीटमेंट करता है, ठीक है। कि डिस्पोजल अकाउंट की बात करूं तो मैं यूं कहूंगा जी कि एसेट अकाउंट में से 150 की कॉस्ट निकल कर आई, अक्यूमुलेशन अकाउंट में से इसकी 70 रुपए की अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकल कर आई, कैश जो हमने रिसीव किया वो कैश डेबिट डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट 100 रुपए था, और जो कैश रिक्शे वाले को पे किया वो भी तो इसी डिस्पोजल की ही कॉस्ट थी, तो वो डिस्पोजल कॉस्ट एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट जो कर रहे हैं, ठीक है, वो 5 रुपए भी तो कैश हमने पे किया इसी डिस्पोजल के लिए, तो गेन कितना आ गया। अच्छा फिलहाल इसको छोड़ो, वैसे ये आपस की बात है, गेन जो है वो नेट नजर आ रहा है हमें यहाँ पे, ये देखो, चलो कर ही लेते हैं। हाँ सॉरी, कितना जी, तो देखा जाए तो वो 15 ही है, नेट कर दे तो 15 ही बनता है, ठीक है ना। अच्छा चलें छोड़ें इसको, एक और काम करते हैं, वो काम जो मैंने कल आपको लिखवा के भेज दिया था, ठीक है ना, वो मैंने जो लिखवाया था आज दोबारा लिख लेना जिसमें मैं लिखा हो, लेकिन फिलहाल समझ लो। एसिड क्रेडिट किया हमने एसिड की कॉस्ट से, और एक्यूमुलेशन को डेबिट किया इस एसिड की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अगली बात, मैंने आपको ये कहा था कि अगर सवाल में डिस्पोजल कॉस्ट आ जाए तो उसको सेल प्रोसीड में से माइनस करना, और नेट डिस्पोजल कॉस्ट को यूज कर लेना, जनरल एंट्री कर रहे हो तो उसमें, डिस्पोजल अकाउंट बना रहे हो तो उसमें। अब वो काम करके देखने लगा हूं मैं ये कह रहा हूं कि कैश मैंने रिसीव किया 100 रुपए, लेकिन इस सवाल के अंदर पता चला कि डिस्पोजल कॉस्ट भी है 5 रुपए, तो क्या असूल लिखवाया हुआ है कि 100 माइनस 5 करके 95 को जनरल एंट्री में रिकॉर्ड कर लो, तो कितना, 95। बताओ जी गेन है लॉस है, गेन है, कितना, 15 प्रॉफिट एंड लॉस में। अब अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इस एंट्री वाला बंदा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहा होगा तो उसके पास गेन और डिस्पोजल आ रहा होगा 15, मुझे बताओ क्या दोनों में कोई फर्क है। यहाँ पर 20 का गेन रिकॉर्ड करके 5 का एक्सपेंस भी रिकॉर्ड करें तो नेट में तो गेन 15 ही है, तो बोलो, ठीक है ना। तो वही काम हमने यहाँ पे कर दिया, लेकिन टाइम भी बच गया, आसान भी लग रहा है, 2 एंट्रीज की बजाय एक ही एंट्री हो गई, ठीक है ना। ऐसे डिस्पोजल अकाउंट के अंदर भी कोई फर्क नहीं पड़ना, सारा कुछ तो वैसे ही होना है, 150 70। फिर ये जो कैश है ना, कैश, इस कैश को बस हमने क्या करना है, 100 माइनस 90, सॉरी 100 माइनस 595 कर देना, ठीक है ना। तो ये कैश को नेट कर देना है हमने, कैश जो है हमारी डेबिट साइड पे नजर नहीं आएगा इस अप्रोच के अंदर, और हमारे सवाल के अंदर आंसर इसका भी कितना आ रहा होगा, 15 ही आएगा। तो क्या दोनों में फर्क है जी, दोनों में फर्क क्या है, इधर देखो, यहाँ पे दूसरी एंट्री करना पड़ी इस अप्रोच में हमें,
ये दूसरी एंट्री करना पड़ी, और डिस्पोजल अकाउंट में भी ये 5 नजर आ रहा है, जबकि जो काम मैंने आपको लिखवा के भेजा था शॉर्टकट वाला, उसके अंदर क्या हुआ जी, उसके अंदर हमने सेल प्रोसीड्स में से इसको माइनस किया, नेट सेल प्रोसीड्स को जनरल एंट्री में यूज कर लिया, और वही नेट सेल प्रोसीड्स आपकी डिस्पोजल अकाउंट में भी यूज हो गई। आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन 1 है ब्लैक वाला, और ऑप्शन 2 है ग्रीन वाला। आईकेएफ की किताब के अंदर ऑप्शन 1 हुआ होता है, लेकिन दोनों ही सही हैं। मैं अपने बच्चों को ऑप्शन 2 की तरफ लेके आता हूं, क्योंकि ये आसान है, इसमें टाइम भी बचता है, गलती के चांसेस भी बच जाते हैं, ठीक है जी। चले, तो अब ये बात प्रूव हो गई। अब सवाल के ऊपर आए, और जहां पे लिखी हुई है डिस्पोजल कॉस्ट, उसको अंडरलाइन करें। जिन्होंने कल नहीं लिखा था वो आज दोबारा लिख लें, और जिन्होंने कल लिखा था वो देख लें, यही वाली बात थी जो आज लिखी। तो लिखें जी, डिस्पोजल कॉस्ट को अंडरलाइन करें। डिस्पोजल कॉस्ट एडजस्टमेंट नंबर, ये आवाज मिस हो रही है, मुझे लग रहा है आवाज मिस हो रही है जी। डिस्पोजल, ये जहां पे लिखा हुआ है ना कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल, ये कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल को अंडरलाइन करके अपने पास यहीं पर लिख लें, आसपास कहीं पर जहां जगह मिले। अगर सवाल में डिस्पोजल कॉस्ट आ जाए, अगर सवाल में डिस्पोजल कॉस्ट आ जाए, तो हम उसे सेल प्रोसीड में से माइनस करके, तो हम उसे सेल प्रोसीड्स में से माइनस करके नेट सेल प्रोसीड्स को जर्नल एंट्री में यूज कर लेंगे। तो हम उसे सेल प्रोसीड्स में से माइनस करके नेट सेल प्रोसीड्स को जर्नल एंट्री में यूज कर लेंगे। ऐसी बात का लिखवाई होनी है, मफहूम तो यही होगा जी। तो क्या लिखा है मैंने, अगर सवाल में डिस्पोजल कॉस्ट नजर आ जाए तो आपने क्या करना है जी, उसे सेल प्रोसीड में से माइनस करके नेट सेल प्रोसीड्स को जनरल एंट्री में यूज कर लेना, ठीक है। और उसके लिए मैंने आपको छोटी सी एग्जांपल से ये प्रूव भी कर दिया कि ये दो अलग अलग ऑप्शंस हैं, ठीक है। हम ऑप्शन 1 की बजाय ऑप्शन 2 को लिया करेंगे, ठीक है जी। आसान है, टाइम भी सेव हो जाता है, गलती के चांसेस भी कम हो जाते हैं। बाकी कोई अगर वो ऑप्शन करे तो उसकी मर्जी है, मेरी तरफ से मना तो नहीं, सही ट्रीटमेंट है वो भी। अच्छा जी, चलें जी, बिल्कुल ही बंद हो गई आवाज जी। अभी भी नहीं आवाज अब आ रही है आवाज? हाइब्रिड वालों, दोनों क्लास वाले बच्चे हाथ खड़ा कर दें। हाँ जी, सही है। अच्छा जी, प्रिपेयर फॉलोइंग लेजर अकाउंट्स पर्टेनिंग टू मशीन्स फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 17। कहते हैं जी मशीन के ये अकाउंट्स बना दो, कॉस्ट यानी मशीन का अकाउंट, एसेट अकाउंट कॉस्ट पे, उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और तीसरा गेन या लॉस ऑन डिस्पोजल। अच्छा आप सुनो, जिस बच्चे ने यहाँ पर गेन लॉस जनरल एंट्री से निकाला, उस बच्चे को नंबर नहीं मिलने, ये 4, ये नंबर किसको मिलेंगे? जो डिस्पोजल अकाउंट बनाएगा और उससे गेन लॉस निकालेगा। क्यों? क्योंकि सवाल ने स्पेसिफिकली कहा हुआ है ये वाले लेजर्स बनाओ, ओके ठीक है। तो ऑप्शन नहीं है, हमने डिस्पोजल का लेजर बनाना है। 2 डिस्पोजल है, 2 डिस्पोजल के लेजर्स बना लेंगे। तो ये सवाल शुरू करते हैं, ठीक है जी। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ मशीन्स ऑफ अकमल ब्रदर्स। बैलेंसेस ऑफ कॉस्ट एंड एक्यूमुलेशन ऑफ मशीन्स एज ऑन यकम जनवरी 17 वर 8 लाख और 3,33,000। तो यकम जनवरी 17 पर ब्रॉड डाउन जी, यकम जनवरी 17 ब्रॉड डाउन 800, और यकम जनवरी 17 पर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग ये रुपीज इन थाउजेंड है, ठीक है जी। ट्रिपल, ठीक है जी। नेक्स्ट, अ मशीन एक्वायर्ड ऑन यकम जनवरी 14, पुरानी बात है, हैविंग बुक वैल्यू ऑफ 31,935 ऑन यकम जनवरी 17।
तो इस सवाल के अंदर वॉज सोल्ड फॉर 34,000 ऑन 30 अप्रैल, बिक रही है मशीन 30 अप्रैल पे, लेकिन सवाल के अंदर बुक वैल्यू उसने दे दी थी 1 जनवरी की, और कॉस्ट भी सवाल में मिसिंग थी, अवेलेबल नहीं थी। अब एसेट अकाउंट अगर कॉस्ट पे बन रहा है, कॉस्ट पे बन रहा है, हाँ जी कॉस्ट पे बन रहा है, नो सर वालों, अगर एक्यूमुलेटेड, मैंने तो अभी तक दूसरा अकाउंट बना, इसीलिए तो बनाया नहीं, आज 9वां लेक्चर हो गया ताकि एक चीज पक्की हो जाए, कंफ्यूज ना हो, ठीक है ना जी। एक्यूमुलेशन अकाउंट के अलग आने का मतलब ही क्या है कि एसेट अकाउंट किस पे बन रहा है, कॉस्ट पे, ठीक है। अगर एसेट अकाउंट कॉस्ट पे बन रहा है तो मुझे एसेट अकाउंट में से जाने वाले एसेट की कॉस्ट चाहिए, जिसे डिस्पोजल अकाउंट में फेंकूंगा मैं, और सवाल के अंदर वो कॉस्ट अवेलेबल नहीं है। यही तो सिखाया था क्वेश्चन 11 और 12 में, ठीक है। लेकिन वहां पे सिंपल था काम, क्योंकि जिस दिन एसेट बिक रहा था उस दिन की बुक वैल्यू थी। आज थोड़ी सी फनकारी आई कि अपने लगा दी सवाल में, ठीक है, उसने एक 4 महीने पहले की, साल के पहले दिन की बुक वैल्यू दे दी, रेट ऑफ सेल की बुक वैल्यू नहीं दी, कोई मसला नहीं। जिस दिन की बुक वैल्यू है हम उस दिन के इक्विवेलेंट अपनी बुक वैल्यू निकालेंगे 100 वाले अज्यूम्ड एसेट की और फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं जी। वर्किंग नंबर 1 है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एंड, बल्कि कॉस्ट भी निकालें तो कॉस्ट भी हम साथ वो भी निकल आएगा, ठीक है। कॉस्ट एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ डिस्पोजल, समझने के लिए आप 1 लिख सकते, नहीं 2 है, एडजस्टमेंट 2 है ना, एडजस्टमेंट 1 है, एडजस्टमेंट नंबर 2 है ना, एडजस्टमेंट 2 आप अपने समझने के लिए लिख सकते हैं, डिस्पोजल नंबर 1 भी कह सकते हैं, कोई मसला नहीं, ठीक है जी। तो सबसे पहला काम, अज्यूम करें कॉस्ट 100, ठीक है। अब किस दिन से खरीदा था, 1 जनवरी 14 पे, तो 1 जनवरी 14 पर कॉस्ट 100, 31 दिसंबर 14 जब आएगा तो 100 का 15% लेना है, लेकिन पूरा साल डिप्रीशिएट करेंगे, क्यों, क्योंकि ईयर एंड 31 दिसंबर है और 1 जनवरी पे ये एसेट आ गया था, ठीक है। तो 15, 85 ये कोने वाले भाई ये नजर आ रहे हैं, 85 लिखा हुआ है, इधर वाले कोने वाले, बाकी जिसको नहीं आ रहा वो इलाज करा लेगा, कोने वालों को आ रहा है तो बाकी को भी आना चाहिए। चलिए बुक वैल्यू फिर जी, 31 दिसंबर 2015, रेट 15% और मेथड रिड्यूसिंग बैलेंस है, ठीक है। तो फिर हर साल रेट ने कॉस्ट पे लगना है या बुक वैल्यू पे, तो डेप्रिसिएशन 85 इंटू 15%, 12.8 कर रहे हो फिर फर्स्ट, मैंने कहा था रेट्स वगैरह को डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स पे यूज कर लिया करो, कोई बात नहीं बेटा, आप भी सही हैं हम भी सही जी, बोले 72.25, फिर आवाज मिस हुई है भाई, बुक वैल्यू, उसके बाद 31 दिसंबर 16, पूरा साल डिप्रीशिएट करेंगे, 72.25 इंटू 15%, 10.84 जी, 61.41, ठीक है जी। ये बुक वैल्यू आ गई 31 दिसंबर 16, या यूं कह लें 1 जनवरी 17, और लकीली हमारे सवाल में जो रुपीज में बुक वैल्यू गिवन है वो इसी दिन की गिवन है। मशीन एक्वायर्ड ऑन 1 जनवरी 14 हैविंग बुक वैल्यू ऑफ 31,935 ऑन 1 जनवरी 17, 31,935 की बुक वैल्यू किस दिन है, 1 जनवरी 17 पे, तो हम भी बुक वैल्यू किस दिन की निकाल चुके हैं, 1 जनवरी 17 पे। हाँ वो अलग बात है कि हमने ये परसेंटेजेस में काम किया है और अभी रुपीस के अंदर हम ये फिगर निकालने लगे, ठीक है जी। तो फिलहाल यहाँ पे बाद में मिटा दूंगा, ठीक है जी। बताएं जी गिवन क्या है, गिवन ये है, गिवन ये है 31.935, ऐसे ही है, ये रुपीज में है, ठीक है। तो 31.935 ये 61.41% है, ऐसे ही किया था, ये 61.41% है, गिवन अमाउंट ओवर, याद किया था फॉर्मूला, गिवन अमाउंट ओवर गिवन अमाउंट परसेंटेज इनटू रिक्वायर्ड अमाउंट परसेंटेज, मुझे कॉस्ट चाहिए, उसकी परसेंटेज सवाल में मैंने कितनी बनाई हुई है 100 जी, 52, ठीक है जी। अच्छा अब दरमियान वाली डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं है हमें,
हमें कोई उसमें हमको इंटरेस्टेड नहीं है उसके अंदर, ठीक है ना। बस कॉस्ट चाहिए थी, वो निकाल ली हमने। ओके, अब अगली बात, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकल आएगी अब? अभी नहीं निकलेगी बेटा। अक्यूमुलेशन ऑफ डिस्पोजल हम निकालते हैं डेट ऑफ परचेज से डेट ऑफ सेल तक, लेकिन ये एसेट अभी बिका इस दिन नहीं बिका, ये यकम 17 को नहीं बिका, ये तो यकम अप्रैल 17 को बिका था। तो इसका मतलब 30 अप्रैल 17 को बिका था, इसका मतलब 30 अप्रैल तक इसको मजीद 4 महीने डेप्रिशिएट करेंगे, ठीक है। तो 30 अप्रैल 16 डेप्रिसिएशन। अच्छा, अब इस परसेंटेज को छोड़ो, ये देखो ये परसेंटेज, अच्छा कर लेते हैं, उसको सही कर लेता हूँ। ये जो काम है ना, बस अब ये साइड पे कर दो, इसकी अब हमें जरूरत नहीं है, इससे हमने कॉस्ट निकालनी थी, ठीक है ना। तो 30 अप्रैल 2017 तक जो डेप्रिशिएट करना है, तो अब जो अमाउंट रुपीज में गिवन है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है ना, रेट ने 52 पे नहीं लगना, रेट ने 31,935 रुपए पे लगना, ठीक है ना। तो 31.935 इंटू 15% इंटू 4/12 जी 1.6। आंसर क्या है? 1.06 आया है, तो 1.59 है। अच्छा जी, तो 1.6 कर लें जी, बड़ी मेहरबानी जी आप लोगों की। बुक वैल्यू बता दें। अब ये अपने कैलकुलेटर, ये सामने लिखा हुआ है ना कैलकुलेटर पे, ये लिख के इसका जवाब दीजिएगा प्लीज। 30.33 बेटा, इसमें से माइनस करो ना बेटा, ये 61.41 क्लोज कर दिया है मैंने इस ब्लू डिब्बे में, अब इसका मुझे कोई लेना देना इसके साथ नहीं है, ये कहानी खत्म हो गई है। इधर देखो, ये पर्दा डाल दिया अब मैंने इस पे, इसकी जरूरत अब नहीं मुझे। ब्रेड बन गई है ये चिकन ब्रेड, ठीक है ना, इसकी जरूरत नहीं है। इसकी जरूरत सिर्फ इतनी थी कि मैंने इसको यूज करके इस फिगर से कॉस्ट निकाल ली, दैट्स इट। अब मैंने इस 31,935 रुपए पर रेट लगाया है जो मुझे डेप्शन एक्सपेंस चाहिए फॉर द ईयर, तो कैलकुलेटर्स पे बराए करम वाओ मेहरबानी लिखें। नहीं, आप लिखें, सब लिखें। नहीं नहीं, मुझे नहीं पता। 31,935 31,935 मल्टीप्लाइड बाय 15% मल्टीप्लाइड बाय 4/12, आंसर क्या आता है? 1.59 को हमने 1.6 किया। अब 31.935 लिखें, माइनस 1.6 करें, फीडर भी साथ लाया करें सारे बच्चे, ठीक है ना जी। 33 अच्छा जी 30.335, बस ये फिगर चाहिए थी हमें? नहीं, हमें बुक वैल्यू चाहिए नहीं है, हमें एक्यूमुलेशन चाहिए जी। एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन कैसे निकालेंगे जी? 52 माइनस 30.335, आंसर इज 21.67 ना, कर लें कर लें 2 डेसिमल तक चला रहे थे ना, बस कर लें। ये क्यूमुलेशन ऑफ डिस्पोजल आ गई, क्लियर? ये वाला ये है, ये बुक वैल्यू है बेटा, कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन बुक वैल्यू, सॉरी बुक वैल्यू माइनस डेप्रिसिएशन बुक वैल्यू। कहां से आया सवाल? किसकी समझ नहीं आ रही बेटा? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है ना, उसमें हर साल रेट बुक वैल्यू पे लगता है। यकम जनवरी 17 की वैल्यू कितने रुपए है? 31,935 रुपए है। इस 31,935 रुपए में 15% लगाओ और 4/12 कर दो, क्योंकि ये 30 अप्रैल को बिक गया, ये डेप्रिसिएशन आ गई। और 30 अप्रैल 2000 पे इस 31,935 में से ये 1600 की डेप्रिसिएशन माइनस करो, तो ये बुक वैल्यू आ रही है, ठीक है। अब इस बुक वैल्यू और इस कॉस्ट से हमने एक्यूमुलेशन निकाल ली। क्या तो परसेंटेज आगे क्यों लाए यार? कुछ जरूरत है? बुक वैल्यू परसेंटेज वाली यहां ले आओ, तुम 61 पे रेट लगाओ, फिर 61 पे रेट लगा के जो डेप्शन निकलेगी क्या वो रुपीज में? फिर परसेंटेज को रुपीज में कन्वर्ट करोगे? इधर क्या लिखा हुआ है, समझ गए हो? जरूरत नहीं है ना, देखो इसलिए मैंने इसको डिब्बे में बंद कर दिया। मैंने कहा बस कहानी खत्म, ये परसेंटेज की जरूरत है कॉस्ट निकालने के लिए, निकाल ली, बस कहानी खत्म। अब आगे तो इस रेट, अच्छा अगर स्ट्रेट लाइन होता तो इस 52 पे रेट लगाते, और अगर बुक वैल्यू रिड्यूसिंग बैलेंस तो बुक वैल्यू अवेलेबल है उस पर रेट लगा दिया, दैट्स इट। जरूरत नहीं है ना उसको, मैं डिब्बा लगा रहा हूं, मैं चिकन ब्रेड बना दिया मैंने इसकी, तुम लोग फिर भी 61 के पीछे पड़े हो। ये नहीं है सामने हमारे, देखो नजर आ रहा है? किसी को ये नजर आ रहा है? किसी को ये नजर आ रहा है? यहाँ कहीं कुछ 61% लिखा हुआ है? लिखा है ही नहीं, है ही नहीं, क्योंकि क्लोज अप है, ये है ही नहीं। ये क्यों नहीं है? क्योंकि इसका जो मकसद था वो पूरा हो गया। अब हम रुपीज में वापस आ गए, ठीक है जी। अब बोले नहीं भाईजान, ये है ही नहीं, आप इसके अलावा कोई बात करना चाहें तो कर लें, वो भी सही है भाई। अच्छा जी नेक्स्ट, वो बिल्कुल सही है भाई, बिल्कुल सही है। स्टेप 1 में, आवाज बंद कर दी आपने जी। हाँ जी बच्चों,
रिकॉर्डिंग ऑन है जी बच्चों, आवाज नहीं जा रही यार, उनको पॉज करें जी बच्चों। तो स्टेप 1 में एसेट अकाउंट में से एसेट की कॉस्ट निकालनी है, ये अवेलेबल नहीं थी, ये बनाने के लिए ये पैकिंग से बाहर था, और जब ये 52 निकल आया, इसको मैं मिटा भी दूं ना, मैं मिटा नहीं रहा क्योंकि आपने फिर नोट करना होगा, पिक्चर लेनी होगी, बाद में पता लगे कैसे निकला है, ठीक है ना, इसलिए मैंने मिटाया नहीं, वरना मैं मिटा भी दूं, जरूरत नहीं है मुझे इसकी अब, ठीक है। तो स्टेप 1 में ये कॉस्ट माइनस करनी है, क्रेडिट करनी है एसेट अकाउंट में से। स्टेप 2 ये अक्यूमुलेटेड ऑप्शन डेबिट करनी है, क्योंकि ये डेट ऑफ परचेज से डेट ऑफ सेल तक की अक्यूमुलेशन, ठीक है। स्टेप 3 में कैश रिकॉर्ड करेंगे और स्टेप 4 में गेन लॉस निकल आएगा, सिंपल डिस्पोजल है, ठीक है। तो स्टेप 1 एसेट अकाउंट में से जान वाले एसेट की कॉस्ट क्रेडिट कर दें, डेबिट करें इसको डिस्पोजल अकाउंट। यहां पे क्या लिखोगे, मशीन्स लिखोगे, मशीन्स अकाउंट किस दिन 30/4/17, 30/4/17 और डिस्पोजल। लेकिन आज पहली बार ऐसा हो रहा है, खैर हमारे तो सवालों में हो गया, पहले भी एक बार 11 और 12 तक किया था कि ये कॉस्ट हमें कैलकुलेट करना पड़ी, सवाल में गिवन नहीं थी। तो स्टेप 1 डन। स्टेप 2 we will debit the accumulated option account with accumulated option of disposal from date of purchase till date of sale। अगर इसको बहुत तकलीफ हो रही है ना, तो वो 52 को डेबिट करता 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 यहीं पे पहुंच जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा जी, तो 21/6/7 accumulated option अकाउंट में डेबिट और डिस्पोजल अकाउंट में क्रेडिट। वर्किंग नंबर 1। स्टेप 3 वी विल रिकॉर्ड कैश। और कैश कितना रिसीव हुआ है जी, कैश रिसीव हुआ है 34,000, लेकिन इस सवाल में डिस्पोजल कॉस्ट भी आ रही है 5,000। तो मैंने आपको क्या सिखा दिया है, अगर डिस्पोजल कॉस्ट नजर आए तो उसको 34 में से माइनस करो, नेट डिस्पोजल प्रोसीड जो है, नेट सेल प्रोसीड जो है, वो उनको जर्नल एंट्री में या लेजर में ले आओ, ठीक है। तो एसेट बिका है, कैश आया है, कैश का आना कैश अकाउंट में डेबिट, डिस्पोजल अकाउंट में क्रेडिट जी। तो कैश, लेकिन एग्जामिनर को बताना है, आपने लाजमी लिखना है ये 34 - 5 आपने कर दिया है, ताकि उसको नजर आए कि आपने डिस्पोजल कॉस्ट का क्या ट्रीटमेंट किया, ठीक है। तो ये कितना आ गया जी, ठीक है। और बैलेंसिंग फिगर किधर, क्रेडिट साइड पे 1.33। अच्छा, अब मैं ना वो अलग एग्जांपल ना करवाता, मैं यहीं पर ही जो है वो दोनों ट्रीटमेंट दिखा देता, लेकिन इस सवाल में एक मसला था, मसला नहीं मतलब समझ आना मुश्किल था। क्या, अगर मैं डिस्पोजल कॉस्ट को अलग रखता तो डिस्पोजल पे गेन आता और फिर वो डिस्पोजल कॉस्ट आती, और जब मैं नेट करता तो वो चेंज हो जाता, तो समझाना यहां से जरा मुश्किल था, इसलिए मैंने सिंपल एग्जांपल से आपको समझाया कि दोनों ट्रीटमेंट्स का काम एक जैसा ही है। जब एक बार समझ आ गया, उसूल पक्का बन गया, अब तो हमने रटल लगाया हुआ है कॉन्सेप्ट समझने के बाद। क्या, डिस्पोजल कॉस्ट नजर आए तो सेल प्रोसीड में से माइनस करो, नेट सेल प्रोसीड को एंट्री में इस्तेमाल करो, अल्लाह खैर सलाह, जवाब बिल्कुल ठीक होगा इंशाल्लाह। वो प्रूव कर लिया ना, अब तसल्ली है, अब हमें गम नहीं है, पक्का पता है कि ये काम करेंगे तो आंसर ठीक होगा, बस ये करेंगे, ठीक है, ओके। तो टेंशन मका हुआ। अच्छा जी, पहला डिस्पोजल डन, बोलो। ये वाली वर्किंग अब मैं यहाँ कर देता हूँ, फिर ये कर सकता हूँ। ये 52 कैसे निकला यहाँ पे करके क्योंकि यहाँ मैंने ना दूसरी वर्किंग करनी है। 31.935 डिवाइडेड बाय 100 इंटू डिवाइड बाय 6041 मल्टीप्लाइड बाय 100, ये ऐसे निकला था, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने दूसरी वर्किंग करनी है, ओके। डन जी, कोई क्वेश्चन यहाँ तक, खबरदार किसी ने क्वेश्चन किया, और तुम तो बिल्कुल नहीं करना क्वेश्चन जी। थर्ड, ऑन यकम जुलाई 17 हमारे साल के एंड दरमियान, ये जुलाई, यकम जुलाई का मतलब है फिर जून तक डेप्सिट करना है। अच्छा, यकम जुलाई में जुलाई को नहीं डेप्सिट कर देना, फिर पहला दिन है, ठीक है। यकम जुलाई 17 यानी साल का आखिरी दिन, या साल के अंदर दरमियान में 30 जून का आखिरी दिन, या अगले साल अगले महीने यकम जुलाई का पहला दिन हो सकता है, यानी कि आप इसको 30 जून कहें, यकम जुलाई के बाद एक ही होती है, ठीक है। एंड साल के दरमियान में क्या हुआ, अ मशीन हैविंग फेयर वैल्यू ऑफ 40 ऑन दैट डेट, जिस दिन ये एक्सचेंज हो रही है, वॉज एक्सचेंज फॉर अ न्यू मशीन। तो पुरानी की, ये पुरानी की फेयर वैल्यू है, ठीक है। ये खुदा ना खास्ता सवाल में आ जाए तो सारा कुछ गड़बड़, क्यों, माना कि अब आपने कॉन्सेप्ट ले लिया, लेकिन वैसे बता दो ना, नॉर्मल चीज गई ना। जैसे ही फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड आ गई एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन में, तो आपने क्या करना है, उसको पकड़ लेना है, न्यू की फेयर वैल्यू को इग्नोर करना है अगर दी भी हो। कंफ्यूजिंग बात होती थी, तो आप समझ लिया, आप समझ आ रही है, ठीक है, माना, लेकिन कंफ्यूजिंग बात तो है ना, आई कैप इसी में तो कंफ्यूज करना चाह रहा था आपको, ठीक है। तो ओल्ड की फेयर वैल्यू 40 है, ठीक है, और द बैलेंस ऑफ परचेज प्राइस वाज पेड थ्रू अ चेक ऑफ 80।
ये बैलेंस ऑफ परचेज प्राइस का मतलब ये होता है कि हम गए नए एसेट लेने, हमने पुराना एसेट भी दिया और बकाया बैलेंस पैसे कैश में दे दिए, तो ये वो कैश पेड है, ठीक है ना। अच्छा, अब ये तो पता लग गया हमें कि फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड गिवन है, तो फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड में हम इस 80 को ऐड करेंगे, ठीक है ना। आगे वो कहता है द लिस्ट प्राइस ऑफ न्यू मशीन वाज, मैंने कल क्या कहा था, इसको क्या कर देंगे, इग्नोर। क्या करेंगे, इग्नोर। 130 समझो सवाल में है ही नहीं, बल्कि हमारे लिए तो कॉस्ट ऑफ न्यू क्या है, फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड प्लस कैश पेड 120, ठीक है। अब आगे वो कहता है द ओल्ड मशीन हैड बीन एक्वायर्ड एट अ कॉस्ट ऑफ 65, पुरानी की कॉस्ट गिवन है, ऑन यकम अक्टूबर 15, डेट ऑफ परचेज गिवन है। तो पुराने की कॉस्ट और डेट ऑफ परचेज को लेकर इसकी अकोमोडेशन भी तो निकालनी है ना, बोलो समझ आ रही है सबको। तो स्टेप वन में जाने वाले एसेट की कॉस्ट को, कितनी कॉस्ट है, एसेट अकाउंट में से क्या कर देंगे, क्रेडिट। डेबिट किसे करेंगे, डिस्पोजल अकाउंट। यहाँ पे क्या लिख दोगे, एसेट का नाम लिख दोगे, यकम जुलाई 17, यहाँ पे यकम जुलाई 17 डिस्पोजल। ये सवाल में गिवन था, कोई वर्किंग नहीं। स्टेप 1 हो गया, बोलो। स्टेप 2, इस जाने वाले एसेट की एक्यूमुलेटेड डेप्शन को डेबिट करना है यहाँ से। अब वो स्ट्रेट लाइन मेथड नहीं है कि शॉर्टकट लगा लेते फटाफट, रिड्यूसिंग बैलेंस है तो सीली काम करना पड़ेगा। तो वर्किंग नंबर 2, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ डिस्पोजल थ्रू एक्सचेंज, या ऐसे नंबर 3 एडजस्टमेंट लिख दें, कुछ भी लिख दें। पर्चे में तो ये नाम भी लिखें तो काम चलेगा, फिगर्स लिखी होती है, यहाँ से उठा के आपने लिखनी होती है सवाल में, दोनों ही डिस्पोजल है, ठीक है। बहरहाल आपके समझने कि मैं यहाँ पॉइंट 2 और यहाँ पॉइंट 3 लिख दिया। किस दिन खरीदा हमने इसको, यकम अक्टूबर 15 पे। कॉस्ट थी इसकी 65,000। पहला ईयर एंड आया 31 दिसंबर 15। डेप्रिसिएशन 65 का 15% इंटू 3/12, अक्टूबर नवंबर दिसंबर। ये मैंने 3 लिखने की कोशिश की थी, नाकाम हो गई थी जी। तो कितना आ गया, 2.4। बुक वैल्यू 62.6, ठीक है। फिर 31 दिसंबर 16 वाले साल की डेप्रिसिएशन निकालनी है तो 62.6 पे 15% लगाएंगे, 9.4 कर लें, 9.4। 2 डेसिमल में चल रहे हैं, 39, चलो ठीक है, जाने दो, कह रहे हैं 53 ठीक है जी। अब लेकिन ये हमारा साल शुरू होने जा रहा है, पिछले साल का एंड था ये 31 दिसंबर 2016, और यहीं से हमारा रेलेवेंट ईयर स्टार्ट हो रहा है, यकम जनवरी। तो इससे कंफर्टेबल हो जाते हैं ना, ये डेट लिखने से गलती नहीं होती डिडक्शन निकालते हुए, ठीक है। अच्छा जी, किस दिन ये एक्सचेंज हो रहा है जी, यकम जुलाई, मैं 30 जून लिख रहा हूँ, यकम जुलाई लिख लूँ, कहीं ये जुलाई आप ले ना जाए ना, ठीक है। तो 30 जून 17 तक इसको डेप्रिशिएट करना है। तो 53.2 इंटू 15% इंटू 6/12, 7 नहीं जी, यही तो मैं खप रहा था कि जुलाई ना ले लें, आपने फिर 7/12 घर पे किया ना, 7/12 जी। 3.9, बस 3.9 ही रहने दें फिलहाल जी। 49.3। हमें क्या चाहिए, एक्यूमुलेटेड, तो 65 माइनस 49.3, 15.7। स्टेप 1 में एसेट अकाउंट में से एसेट की कॉस्ट क्रेडिट करते हैं, हो गई है 65। स्टेप 2 में इस जाने वाले एसेट के एक्यूमुलेशन को डेबिट करते हैं, वो कर लेते हैं आप, 15.7, ठीक है जी। यकम जुलाई 17 लिख लो, 30 जून 17 की बात है, ठीक है। तो एक्यूमुलेशन डेबिट, डिस्पोजल का अकाउंट क्रेडिट। मैं यकम जुलाई लिख रहा था, वही लिख लिया, ठीक है। यकम जुलाई लिख लेना हर जगह, वहां पे भी लिख सकते थे डेप्शन की वर्किंग, ठीक है। स्टेप 3, वी विल रिकॉर्ड कैश। अब कैश पे हुआ है या रिसीव हुआ है, कैश पेड है, 80,000 कैश पेड है, तो कैश क्रेडिट, डिस्पोजल का अकाउंट डेबिट। लेकिन कैश नहीं, बैंक है, उसने कहा जी चेक के थ्रू किया, तो ये थोड़ा सा ध्यान कर लेना, बैंक लिख लेना यहाँ, ठीक है। ये बैंक से परेशान तो नहीं हुए। नया स्टेप, एसेट अकाउंट को आने वाले एसेट की कॉस्ट से करना है डेबिट, जो कि है 1,30,000। वो तो इग्नोर करना है, हमने 1,20,000 से डेबिट करना है, तो यहाँ पे लिखो 1,20,000, और यहाँ पे क्या लिखोगे, बस डिस्पोजल लिखना है। अब कल होगी तकलीफ दूर, अब डिस्पोजल लिख लिया बस, ठीक है। पता है आपको कि ये एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन में आने वाला एसेट है ना, इसलिए इसके आगे डिस्पोजल लिखा हो। लेकिन इंपॉर्टेंट थिंग इज, आपने यहाँ पे
40 प्लस 80 एग्जामिनर को जरूर लिख के बताना है कि ये 120 आपने लिया कहां से, कैसे लिया, ये आपका कॉन्सेप्ट है। फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड प्लस कैश पेड। हाँ जी, क्या रह गया? अच्छा, गेन लॉस नहीं निकाला। अच्छा नहीं, दूसरा इम्पैक्ट भी नहीं डाला जी। यकम जुलाई 17 डेबिट एसेट और क्रेडिट डिस्पोजल का काम। चलो अब गेन लॉस ही बता दो। गेन है लॉस है? डेबिट साइड पे आ रहा है तो फिर तो लॉस हुआ ना जी। ये फिर बेटा ये जो सामने लिखा हुआ है ना, इसी का आंसर मुझे चाहिए। आप लोगों के रजिस्टर्स के मुख्तलिफ आंसर नहीं चाहिए प्लीज। बच्चा घर बैठा परेशान हो जाएगा ये फिगर निकली कहां से। जो जहां सामने फिगर दिखे वो लिखा बताया करें। तो यहाँ पे लिखी हुई कुछ फिगर वो घर पे बच्चा बैठा होता है जो वो इससे भी परेशान हो जाता है कि ये 9.1 कैसे आ गया, 9.3 सर ने लिखा हुआ है, बनता 9.3 आ 9.1 रहा है, कौन सा कॉन्सेप्ट है जो मैं मिस कर रहा हूँ, फिर उसमें उलझा रहता है। तो जो सामने कैलकुलेशन लिखी है जो फिगर की बताया करें, ठीक है, अनलेस के वो सेम हो फिगर्स। डेप्शन एक्सपेंस रह गया बस। मेथड कौन सा है? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, तो बुक वैल्यू ऑफ ऑल में से बुक वैल्यू ऑफ डिस्पोजल माइनस करेंगे और फिर बकाया पे रेट लगे ओपनिंग एसेट्स की डेप्शन निकालते हुए, ठीक है। तो बुक वैल्यू ऑफ ऑल एसेट्स निकालने के लिए सवाल से कॉस्ट ऑफ ऑल उठाओ, ये 800, और अक्यूमुलेटेड रिडक्शन ऑफ ऑल उठाओ 800 माइनस 333 करोगे तो ये सारे एसेट्स की बुक वैल्यू आ जाएगी। इसमें से माइनस करनी है डिस्पोज होने वाले एसेट्स की इसी दिन की बुक वैल्यू, यानी यकम जनवरी। ये सारे एसेट्स की यकम जनवरी 17 की बुक वैल्यू है। इसमें से 31.935 ये हमारे इस एसेट की ओपनिंग बुक वैल्यू है। इसके साथ वर्किंग लिखने की जरूरत नहीं है, ये सवाल में ऑलरेडी गिवन थी, ठीक है। और दूसरा एसेट ये बिका है, इसकी ओपनिंग बुक वैल्यू है 53.2, ये हमने कैलकुलेट किया जी 53.2 वर्किंग नंबर 2 में। जो बाकी बच गए उन पे 15% लगा दो जी। 15% भी लगा दें, 57.3 श्योर। उसके बाद एडिशन एक ही एडिशन है 120 इंटू 15% इंटू 6/12 9। डिस्पोजल 2 है, वर्किंग 1 से और वर्किंग 2 से। इधर देखो 1.6 ले आओ और 3.9 ले आओ जी, बता दो 57.3 प्लस 9 प्लस 1.6 प्लस 3.9 71.8। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट accumulated depreciation credit 71.8 वर्किंग 3 जी। क्लोजिंग्स बता दें 803 और 367.43, इसी का टोटल बताया ना जी। बेटा ये ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ ऑल एसेट्स में से ओपनिंग बुक वैल्यू डिस्पोजल नहीं माइनस करते, वो इस पहले डिस्पोजल की है, 2 डिस्पोजल हो रहे हैं। डिस्पोजल के अकाउंट कितनी बार बोलूं, जितने हों उतने बनाने। मैं कह रहा हूं नहीं बना सकते, वैसे बन सकता है, सही भी होता है, लेकिन आपके लिए सही नहीं है। आपने जितने डिस्पोजल उतने डिस्पोजल अकाउंट बनाने हैं, ओके। वैसे पर्चे में गलत नहीं करेगा, किताब के अंदर सोल्यूशन में भी आपको मिलेंगे इकट्ठे बने हुए, 2 डिस्पोजल इकट्ठा अकाउंट एक बन गया, और आपने कभी नहीं बना। आपने यूं समझना कि हमारा गलत हो जाएगा सवाल, किसी वजह से कह रहा हूं। आप अच्छा कॉन्सेप्ट बनता जा रहा है, बनने दें, चीजें पक्की होती जा रही हैं, ठीक है ना। जितने डिस्पोजल हो बस आपने हमेशा अलग अलग रखना है उनको, ठीक है। चलें जी, अब 10 मिनट मजीद पढ़ के फिर छुट्टी। इस सवाल में कोई सवाल है तो पूछ लें। भाई साहब ओपनिंग बुक वैल्यू, बेटा प्लीज चुप करेंगे। ओपनिंग बुक वैल्यू इस साल की जो है उस पे इस साल की डेप्शन निकालनी है हमने, वो 6 महीने की है। कॉस्ट बेटा इस साल की डेप्शन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, तो कॉस्ट पे तो रेट नहीं लग सकता ना। इस साल की डेप्रिसिएशन निकालनी है तो इस साल की स्टार्टिंग बुक वैल्यू पे रेट लगेगा, वो है 31,935। उस पर रेट लगा के 6 महीने की डेप्शन हमने निकाल ली। ये डेप्शन एक्सपेंस में शामिल हो गई, आप वर्किंग 3 के अंदर देखें अगर तो, ठीक है। जरा उधर ही ले जाए आमिर भाई, ये वर्किंग देखें तो आपको 1.6 की डेप्रिसिएशन ऐड होती नजर आ रही है। ये इस साल की डेप्शन यहाँ पर ऐड हुई और एक्यूमुलेशन अकाउंट के अंदर क्रेडिट हो गई।
अब जब अकोमोडेशन अकाउंट के अंदर से इस एसेट की सारी जिंदगी की डेप्रिसिएशन को डेबिट करना है तो वो सिर्फ 1.6 तो नहीं है, वो तो उसकी सारी जिंदगी की डेप्रिसिएशन है। वो कहां से कहां तक होगी, वो आप वर्किंग में देखो तो 1 अक्टूबर से खरीदा था जब से 500, वो कितने का नजर नहीं आ रहा मुझे यहाँ से, 52, ये 52 का एसेट डेप्रिशिएट होते 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 31,935 साल के स्टार्ट में था और 6 महीने मजीद डेप्रिशिएट होकर ये जो भी नीचे आ रहा है 30,000 या 3,3,5 यहाँ पे पहुंच गया। तो अगर सारी जिंदगी की डेप्रिशिएशन निकालनी है तो कॉस्ट में से क्लोजिंग बुक वैल्यू ही माइनस करेंगे तो सारी जिंदगी की डेप्रिशिएशन आएगी ना। और अगर आप इस तरह से नहीं निकालना चाह रहे हैं तो आप 52 से फिर डेप्रिशिएट करना शुरू करें रुपीज को, हर साल की डेप्रिशिएशन निकालें और हर साल की डेप्रिशिएशन को ऐड कर लें, आंसर फिर भी वही आना है। ठीक है ना, ये सारी चीजें की हुई हैं, पता नहीं पास पेपर का नाम देख के आप परेशान हो जाते हैं और बात कोई नहीं है सर वो कॉन्सेप्ट होता है ना कि एग्जामिनर कुछ ना कुछ ऐसा पूछता है पास पेपर हाँ, बस ये मसला है आईकेएफ के स्टूडेंट का। सीधी बात को भी वो कहता है नहीं इतनी आसान बात कैसे आईकेएफ ने लिख दी होगी, जरूर कोई ना कोई गड़बड़ होगी। ऐसा कुछ होता नहीं है, जो सीधी बात हो सीधी होती है। हाँ जी, इसीलिए मुझे सही अकाउंटिंग नहीं आती। मेरी कॉस्ट अकाउंटिंग में अटेम्प्ट लगती थी, मुझे वो बहुत अच्छी आती थी, वो किसी ने पढ़ानी नहीं थी। जो चीज बंदा दोबारा पढ़ता है ना ज्यादा अच्छी आती है ना। अच्छा जी, इस क्वेश्चन में कोई मसला है तो पूछ लें। नहीं है, आज का काम शुरू करते हैं। प्रैक्टिस वाले 5 साल में बन जाते हैं और इंडस्ट्री वाले टीचिंग वाले 10 साल में। आर्टिकल्स भाई, आर्टिकल्स के बाद बंदा क्वालिफाई होता है मेरे दोस्त, क्वालिफिकेशन के बाद होती है ये बात। ये फिर बात कर लेंगे, किसी को कभी पढ़ लें। अच्छा जी सुने, आपको पहले दूसरे दिन मैंने एक बात की थी कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो है ये एक एस्टीमेट होता है। क्यों एस्टीमेट होता है? क्योंकि इस फॉर्मूला के अंदर बहुत सारी चीजें एस्टीमेटेड हैं। अब बातें बंद कर दें। नहीं भाई, मुझे वो नजर आ जाएगा जो नहीं दिखाना अभी, 1 मिनट बाद ऊपर कर देता हूँ, ठीक है ना जी। बेटा बात सुने, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के फॉर्मूला में लिखा हुआ है कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू ओवर यूजफुल, स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला है मिसाल के तौर पर। अब इस फॉर्मूला के अंदर कॉस्ट एस्टिमेटेड फिगर होती है, नहीं कॉस्ट एक्चुअल फिगर होती है, लेकिन बाकी सभी एस्टिमेटेड होता है। पहले दिन ही आपको ये बात की थी कि ये नई बात अब शुरू हो रही, 10 मिनट में खत्म हो जाएगी। थोड़ा सा बस समझा के मैंने भेजना है, सवाल आपने ट्राई करने हैं, परेशान होके आना है, कल फिर इंशाल्लाह सारे सवाल मैं खुद कराऊंगा। ठीक है, अच्छा सुने, प्लीज सुन लें, चुप कर जाएं। रेजिडुअल वैल्यू हमने एसेट की जिंदगी के स्टार्ट में खड़े होकर अंदाजा लगाया कि एसेट अपनी जिंदगी के एंड में हमें इतने पैसे लाकर दे देगा। ठीक है, मैंने मिसाल भी शायद दी थी कि 2 बच्चे इकट्ठे मोटरसाइकिल शोरूम से निकलवा कर लाए, दोनों का अंदाजा है कि हमने 5 साल इसको इस्तेमाल करना है, लेकिन एक सुबह सवेरे उठता है, टाकी शाकी मारता है, उसको साफ सुथरा रखता है, जंप पे आहिस्ता से गुजारता है, हर महीने वर्कशॉप पे लेके जाता है, और दूसरा वो है जो जंप को देख के और तेज कर देता है, जो एक टायर पे भी उसको चलाता है, वर्कशॉप का भी उसने मुंह ही नहीं दिखाया। तो जब 5-5 साल स्टार्ट में रेजुअल वैल्यू ये रेजुअल सोचा था कि 5 साल के एंड पे जो है ये 50,000 का बिक जाएगा, दोनों लाख लाख रुपए का लाए थे मिसाल के तौर पर, उन्होंने कहा जी 50,000 का ये बिक जाएगा, दोनों ने सोचा था। ठीक है, 1 साल गुजरने के बाद क्या दोनों की रेजुअल वैल्यू वही होगी? आप 1 साल बाद उन दोनों मोटरसाइकिलों को देखेंगे तो जिसने साफ सुथरा रखा हुआ है, आप कहोगे महंगाई इतनी हो गई है, ये तो अब तुम्हारा 50 की बजाय उल्टा 60-70 का बिक जाएगा, और जो दूसरा है उसको कहोगे ये तो 10,000 में भी कोई ना ले। तो रेजुअल वैल्यू क्या है? एक एस्टीमेट है, और एस्टीमेट मतलब अंदाजा, अंदाजा है तो अंदाजा एसेट की लाइफ के दौरान बदल सकता है। ऐसे ही यूजफुल लाइफ भी क्या है? एक एस्टीमेट ही है, अंदाजा ही होता है। ये इसी मिसाल के अंदर देख लें, जिस भाई साहब ने मोटरसाइकिल बहुत संभाल के रखा, वो साल गुजरने के बाद हम देखे कहेंगे यार ये तो अभी 5 साल और भी कहीं नहीं जाता, 2 साल बाद भी देख रहे तो कह रहे हैं 5 साल कहीं नहीं जा रही, लाइफ जो है वो बढ़ गई। यूजफुल लाइफ अंदाजा था कि 5 साल चलेगा, लेकिन अब लग रहा है नहीं नहीं ये 7 साल चलेगा, अंदाजा है, बदल सकता है। और जो भाई साहब एक टायर वाले, हाँ जी, उनके बाइक को देख के क्या लगता है? ए नहीं बचती, इन और ले जाओ, तो ये 6 महीने साल ही चल पाएगी। तो यूजफुल लाइफ है, इट इज एन एस्टीमेट, इट मे चेंज ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ एन एसेट। एक और चीज भी इस फॉर्मूला के अंदर, डेप्रिसिएशन के अंदर एक और चीज भी एस्टीमेट होती है, वो क्या होती है? लाइफ मैंने बोल दी है, रेजुअल वैल्यू भी मैंने बोल दी है, मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन खुद भी एक एस्टीमेट है। ये डिस्कशन ज्यादा नहीं हुई थी, थोड़ी सी बात की थी, जरा ध्यान से आप सुन लो। बस मैं कोशिश ये करूंगा कम से कम पढ़ाऊं, वरना आपको सारा समझ आ गया तो फिर मजा नहीं आएगा ना। सुने सुने, दूसरी क्लास को भी जितना पढ़ाया बस वहां पर ब्रेक लग जाएगी, चुप कर जाए। आपका दूसरी क्लास का मैच ये है कि जिस जगह उनका फुल स्टॉप लगता है आपका भी वहीं पे लगना है, वरना मुझे अगले दिन भूल जाता है किसको क्या पढ़ाया किसको क्या नहीं पढ़ाया, मेरा मसला है। अच्छा जी
फिर मैं ये सोचता रहता हूँ ये बात दूसरी क्लास में कर दी या नहीं कर दी, इसलिए मैं बिल्कुल एक जैसे ही रखता हूँ दोनों को, ठीक है ना। अच्छा ये सुने, वैसे आपको उनका मैच कोई नहीं है, वो बहुत अच्छे हैं पढ़ने वाले बच्चे। नहीं, मैं उनकी क्लास में भी यही कहता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे हैं, मैं उनको ये कहता हूँ, क्योंकि मैं उनकी क्लास में एंटर होता हूँ तो कोई बच्चा मोबाइल पे नहीं बैठा होता, सब बच्चे सवालों को देख रहे होते हैं और किताबें खोली होती हैं। आपकी क्लास में जब एंटर होता हूँ, पीछे चलना शुरू करता हूँ, हर बच्चा मोबाइल पे लगा होता है, तो फर्क है ना जी, एटीट्यूड का फर्क नजर आता है। सीरियस बच्चे हैं, पढ़ने वाले हैं, होमवर्क सारे करके आते हैं, ठीक है, पढ़ाने वाली। अच्छा जी सुने, डेप्रिसिएशन मेथड ऐसे नहीं है कि जो मर्जी हम यूज कर लें। स्टैंडर्ड ने इसके ऊपर गाइडेंस दी हुई है कि आप डेप्शन, आपके पर्चे के अंदर शायद इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने की जरूरत ना पड़े, लेकिन प्रैक्टिकली फील्ड में जाके शायद ये यूज करना पड़ जाए। स्टैंडर्ड ये कहता है कि आप एसेट से आने वाले बेनिफिट यानी फायदे का पैटर्न देखो। अगर तो आपके एसेट से आने वाले फायदे का पैटर्न हर साल बराबर है, तो ऐसा मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन यूज करो जिससे डेप्रिसिएशन हर साल बराबर आए। तो हमने कहा वो तो स्ट्रेट लाइन मेथड, यानी आपने पैटर्न ऑफ बेनिफिट, क्योंकि देखो मैंने क्या कहा था, एसेट से कई साल फायदा आना है बिजनेस को, तो कॉस्ट को भी कई साल पे डेप्रिशिएट करो। तो जैसे उस फायदे का पैटर्न वैसे ही डेप्रिसिएशन का पैटर्न, ये स्टैंडर्ड की गाइडेंस, ठीक है ना। स्टैंडर्ड क्या कहता है, अगर हर साल फायदा बराबर बराबर आना है तो डेप्रिसिएशन मेथड भी वो यूज करो जिसमें डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हर साल बराबर है। हमने कहा ठीक है जी, स्ट्रेट लाइन कर देंगे, क्लास से निकाल दूंगा तुम्हें ब्लैक शर्ट। तो बोल के तो देखो जरा, थोड़ा सा मुझे पता लग जाता है, ठीक है ना। अच्छा, फीमेल स्टूडेंट्स भी क्लास से निकल सकती हैं, कोई एग्जामेशन नहीं है उन्हें। अगर मिसाल के तौर पे स्टैंड कहता है आपके एसेट से आने वाला फायदा हर साल कम हो रहा है, जैसे नॉर्मली मशीन्स होती हैं, मशीनरी जो है, ये नॉर्मली मशीनरी जो होती है ना, ये अपनी जिंदगी के पहले सालों में एफिशिएंट होती है, बहुत अच्छा आउटपुट एफिशिएंसी, फिर वेयर एंड टेयर के साथ आहिस्ता आहिस्ता उसकी एफिशिएंसी आउटपुट कम होती जाती है। स्टैंड कहता है अगर आपका ऐसा एसेट है जो एसेट जैसे जैसे जिंदगी गुजरती जाती है उससे आने वाला फायदा कम होता जाता है, तो मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन ऐसा यूज करो जिससे हर साल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कम होता जाए। तो हमने कहा वो तो रिड्यूसिंग बैलेंस है। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड आप देख रहे हो, जितने सवाल किए हैं, हर साल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो है वो कम होता चला जाता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि डेप्रिसिएशन मेथड भी एक एस्टीमेट की बुनियाद पे हम सेलेक्ट करते हैं। अब मिसाल के तौर पे हमने एक प्लांट जो है वो जर्मनी से इंपोर्ट करवाया और उसको इंस्टॉल कर दिया। अब हमने कहा ये प्लांट है, इससे हर साल आने वाला फायदा जो है वो कम होना है, इसलिए रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड लगा देते हैं। एस्टीमेट था हमारा, 2 साल गुजरे, हमने देखा भाई एसेट तो टस से मस भी नहीं हुआ। ने कहा यार जर्मन कौम भी कमाल कौम है, इंजीनियरिंग में तो इनकी कोई मिसाल है ही नहीं। ऐसा एसेट बना दिया कि 10 साल हमने यूज करना है ना, 10 साल ये बराबर फायदा ही देने के लिए तैयार है। तो फिर क्या करें, मेथड चेंज करके स्ट्रेट लाइन कर दें। अब ये क्या है, एस्टीमेट। तो ये एस्टीमेट्स हैं, 3 अदर चीजें हैं, ये एस्टीमेट्स हैं जो एसेट की लाइफ के दौरान बदल सकते हैं, ठीक है। एस्टीमेट का मतलब ही क्या होता है, अंदाजा, और अंदाजे में तब्दीली तो आ सकती है। अब इस तब्दीली की काउंटिंग हमने सीखनी है, ठीक है। तो फॉलोइंग एस्टीमेट्स में चेंज ड्यूरिंग लाइफ ऑफ एन एसेट, रेजिडुअल वैल्यू, यूजफुल लाइफ और डेप्रिसिएशन मेथड, ठीक है। हेडिंग बना लें, चेंज इन एस्टीमेट। चेंज इन एस्टीमेट की हेडिंग बनाएं और उसके बाद ये अंग्रेजी लिख लें, फॉलोइंग एस्टीमेट्स में चेंज ड्यूरिंग लाइफ ऑफ एन एसेट। जल्दी कर लें जी, फिर सवाल ये थोड़ा सा मैंने ऐसे बस थोड़ा सा ही कराना है ये सवाल, फिर 5 सवाल इस समय होमवर्क में, छोटे छोटे, लेकिन वो 5 सवाल इंशाल्लाह मैं कल क्लास में आगे करवाऊंगा। जी बच्चों, चेंज इन एस्टीमेट लें जी। अब नॉर्मल डिस्पोजल मैंने पिछली क्लास वालों का आज फिर रह गया, एक बच्चा कहता है लगता है टेस्ट से ही आना है, तो ऐसी बात नहीं है। असल में वो मुझे याद नहीं कराते, मैंने रोज कहता हूँ, वो भी लालच करते हैं चलो दूसरा कुछ और पढ़ लें, अच्छा यार ये जो पढ़ा रहे ही पढ़ते रहे। तो मैंने उन्हें कहा है कि कल नॉर्मल डिस्पोजल मुझे याद कराइएगा आते साथ ही, ताकि मैं पहले ये करवा दूँ, ठीक है ना। क्योंकि अब देखो ना, एंड पे क्लास के आगे उनके 10 मिनट रहते थे तकरीबन, तो मैंने कहा अब मैं ये पढ़ा दूं तो नई चीज तो पढ़ा नहीं सकूंगा, नई चीज नहीं पढ़ाऊंगा तो आपको खपने के लिए क्या चीज मिलेगी घर पे। इसलिए मैंने डिस्पोजल एबनॉर्मल वाले को फिर पेंडिंग कर दिया और चेंज इन एस्टीमेट की बात शुरू कर दी, ठीक है। अच्छा जी, स्टार्टेड डिस्कशन ऑन चेंज इन एस्टीमेट, सॉल्व्ड। मैंने सिर्फ एक क्वेश्चन सॉल्व किया, वो भी उस फॉर्मेट में नहीं किया जिस फॉर्मेट के ऊपर मैंने कल सारे सवालों को एक ही फॉर्मेट पे करना है। अभी सिर्फ डिस्कशन की और आपको जो है वो सवाल देकर भेज दी ताकि आप खप खुप के आ जाए कल, ठीक है। मिस्टर उमर परचेज एन एसेट कॉस्टिंग 20,000 ऑन यकम जनवरी 12, लाइफ इज 10 साल एंड रेजुअल वैल्यू इज 2,000। ये जी हमने यकम जनवरी 2012 पर 20 रुपए का एक एसेट खरीद लिया। सवाल खामोश है तो मेथड कौन सा लगाएंगे, स्ट्रेट लाइन, ठीक है जी, मान लिया। अच्छा, अब
स्ट्रेट लाइन मेथड है तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का फॉर्मूला क्या होता था? कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू ओवर यूजफुल लाइफ। गुड, ठीक है जी। तो लगाते हैं जी फॉर्मूला। कॉस्ट है 20, रेजिडुअल वैल्यू है 2 और 10 है यूजफुल लाइफ। तो 1.8 और 1.8 एंड सो ऑन। हमने सोचा था कि डेप्रिसिएशन इस तरह से हर साल स्ट्रेट लाइन है ना, 1.8 आती रहेगी, 10वें साल के एंड पे 18 रुपए डेप्रिसिएशन हो जाएगी, 2 रुपए रेजिडुअल वैल्यू बच जाएगी। ठीक है, लेकिन क्या हुआ ऑन यकम जनवरी 14, जो मुश्किल वाली बात है ना वो मैंने छुपा दी यहाँ पे, ये छुपा दी ताकि इसको मैं समझाऊं ना, और फिर घर पे अगले सवाल में जब आए तो आप परेशान खुद हो, फिर कल तो समझाऊंगा ही, ठीक है ना। अच्छा चलिए ऑन यकम जनवरी 14। अच्छा, अब यकम जनवरी 14 तक कितने साल गुजर चुके हैं? 12 और 13 2 साल गुजर गए थे। ठीक है, हमने एस्टिमेट लगाया था कि इस एसेट की लाइफ कितनी है? 10 साल। 10 में से कितने गुजर चुके हैं? 2 साल। तो रिमेनिंग कितने हैं? 8। लेकिन वो क्या कह रहे हैं, उन्होंने जाके देखा वो एक टायर वाले का मोटरसाइकिल, एक टायर वाले का मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल नहीं मोटरसाइकिल। यकम जनवरी 14 में वो क्या कह रहे हैं उसको देख के, इट इज एस्टिमेटेड दैट इट्स रिमेनिंग लाइफ इज ओनली, ये 8 साल चलने वाला नहीं, अब इसकी लाइफ कितनी रह गई? 6 साल। अच्छा, अब इंशाल्लाह ये कल मैं प्रूव करूंगा। ठीक है, प्रूव क्या करना है आपसे ही पूछूंगा, आप खुद ही बताएंगे कि जी और को हल है ही नहीं ना। तो आप ओरिजिनल कॉस्ट को लेकर चल सकते हैं बाकी लाइफ में, हम ना ही ओरिजिनल लाइफ को लेकर चल सकते हैं, क्योंकि फिर एसेट सही डेप्रिशिएट नहीं होगा। जाहिर सी बात है, आखिरी 2 साल बच जाने हैं जब, तो डेप्रिसिएशन अभी भी रहती होगी। तो जब एस्टिमेट में चेंज आ जाता है तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ने चेंज भी होना होता है। ठीक है, लेकिन पिछले सालों को हम नहीं छेड़ते, चेंज इन एस्टीमेट जिस साल में आए उस साल और उसके बाद वाले सालों को हम सही कर लेते हैं। आइए सेट का स्टैंडर्ड पढ़ेंगे इंशाल्लाह, उसमें तफसील से ये बात फिर भी आएगी। ठीक है, लेकिन ये तो आसान सी बात, यहां से सीख लें। तो यकम जनवरी 2000 यकम जनवरी 2014 पर एस्टीमेट में क्या आ गया? चेंज आ गया। यकम जनवरी 14। तो इस दिन खड़े होकर क्या करना है? इस दिन खड़े होकर 2 काम करने हैं आपने। पहला काम, हमने कैलकुलेट करना है बुक वैल्यू एट द डेट ऑफ चेंज इन एस्टीमेट। वैसे तो ये इंशाल्लाह हम कल से जिस फॉर्मेट के ऊपर करेंगे ना सवाल, वो फॉर्मेट वही है हमारा जो पहले दिन से चला आ रहा है। वो मैं कॉस्ट माइनस डेप्शन करता, बुक वैल्यू माइनस डेप्शन करते जाते हैं ना, तो वो फॉर्मेट हमें रेडिली बुक वैल्यू अवेलेबल कर दिया करेगा, इसलिए ज्यादा टेंशन नहीं होगी कल से। लेकिन अभी तो मैं उसूल सिखा रहा हूँ ना, कि जिस दिन एस्टीमेट में चेंज आना है उस दिन आपने बुक वैल्यू कैलकुलेट करनी है उस दिन की। ठीक है, और फिर कैलकुलेट करनी है आपने रिमेनिंग लाइफ। कैलकुलेट क्या करनी है जी? रिमेनिंग लाइफ स्टैंडिंग एट द डेट ऑफ चेंज इन एस्टीमेट। वो अलग बात है, आपको इस सवाल में दी हुई है, अगले में निकालनी पड़ेगी, इस सवाल में दी हुई है। ठीक है, तो कैलकुलेट रिमेनिंग लाइफ स्टैंडिंग एट द डेट ऑफ चेंज इन एस्टीमेट एंड डेप्रिशिएट द बुक वैल्यू। डेप्रिशिएट कौन सी बुक वैल्यू? द बुक वैल्यू। कौन सी बुक वैल्यू? केड़ी द बुक वैल्यू? यही जो अभी अभी थोड़ी देर पहले आपने कैलकुलेट की है, ये कैलकुलेट बुक वैल्यू, इसी की बात कर रहा हूं। एंड डेप्रिशिएट द बुक वैल्यू ओवर रिमेनिंग लाइफ। ठीक है जी, ये है जी चेंज इन अकाउंटिंग की, चेंज इन एस्टीमेट की टोटल अकाउंटिंग। बस ये टोटल अकाउंटिंग इतनी ही है। कल इंशाल्लाह इसी की प्रैक्टिस करेंगे। पहले 20-25 मिनट में ये 5 सवाल मैंने करा देने, लेकिन सब्र कर जाओ, अभी थोड़ी सी बात मैंने करनी है, होमवर्क भी तो करना है ना आपने, ट्राई तो आपने करनी। ठीक है जी, तो मैंने मशवरा मांगा है जी आपसे। 20 का एसेट था, 1.8 और 1.8 दो दफा डेप्रिशिएट हुआ, तो कितनी बुक वैल्यू आ रही है? नहीं 3.6 तो बेटा उसकी रिडक्शन होगी ना, मुझे बुक वैल्यू चाहिए 16 ये 16.4 जो है ये आ गई हमारे पास बुक वैल्यू एट द डेट ऑफ चेंज इन एस्टीमेट। अच्छा, अब इधर देखो, ये मुझे जो डेप्रिसिएशन चाहिए ना अब 14 के साल की, 14 साल की डेप्रिसिएशन के लिए मैं ये पुराने वाला फॉर्मूला अब यूज नहीं कर सकता। इसी के लिए तो मैंने इतनी लंबी कहानी की है। जैसे निकालने के लिए क्या करेंगे हम? सबसे पहले बुक वैल्यू एट द चेंज इन एस्टीमेट, एस्टीमेट ये पकड़ेंगे, उसमें से माइनस करेंगे रिवाइज्ड रेजिडुअल वैल्यू। क्या माइनस करेंगे जी? लेकिन अगर सवाल के अंदर रेजिडुअल वैल्यू के बारे में कोई जिक्र ना करे कि उसमें कोई रिवीजन आई है, तो फिर जो पहले वाली थी वही यूज होगी, फिर वही हो जाएगी ना। ठीक है, और डिवाइड करेंगे उसको रिमेनिंग यूजफुल लाइफ पे, तो ये फॉर्मूला हमारा बदल गया जी। अब बताओ मुझे, वैसे निकालने के लिए 20 यूज करोगे या 16.4? माइनस, अभी अगर चेंज कर देता तो वो
वाली लेते, लेकिन नहीं है तो पुराने वाली ही यूज कर ली, -2 कर दिया। रेजल वैल्यू ओवर रिमेनिंग लाइफ कितनी है जी? 6। आंसर 2 पॉइंट। अब ये 2.4 करके 8 अगले बाकी 6 साल भी डेप्शन आएगी और आखिरी 2 साल एसेट की डेप्रिसिएशन होगी नहीं, क्योंकि एसेट ही नहीं होगा। ठीक है ना? तो ये इस तरह से नहीं करना जैसे मैंने आपके सामने टाइमलाइन बनाई है। आपने तो सवाल की रिक्वायरमेंट होगी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकालना है, तो जब तक एस्टीमेट चेंज नहीं होगा तब तक आपने ये वाला फॉर्मूला लगा के डेप्शन निकालनी है। और सवाल के अंदर जब एस्टीमेट में चेंज आ जाएगा तो चेंज इन एस्टीमेट वाले दिन खड़े होकर बुक वैल्यू निकालनी और उस बुक वैल्यू में से रिवाइज एज वैल्यू माइनस करके रिमेनिंग लाइफ उसको डेप्रिशिएट करना है। मुझे पता है कोई मसले मसाइल आएंगे क्योंकि डिफरेंट सवालों के अंदर डिफरेंट सिनेरियोज हैं, कोई मसला नहीं है। अभी तक तो आपको ये पता लग ही जाना चाहिए कि जो अगले दिन आकर हम पढ़ते हैं सारा कुछ पिछले वाला लाजमी उसको रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है ना? तो होमवर्क में क्या कुछ है जी? 44, 45, 46, 47 और 48 ये छोटे छोटे सवाल हैं, इनकी रिक्वायरमेंट्स हैं डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की कैलकुलेशंस करना। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो कल होगी मुलाकात। अल्लाह हाफिज।